हाँ जी दोस्तों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर अब लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने कैश फ्लो का सबसे पहले एक फॉर्मेट पढ़ा, बुक प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। बेसिकली वही सेम हमें जो आपने EBIT EPS एनालिसिस से पढ़ते आ रहे, लीवरेज सारे चैप्टर्स में आपने वही चीज़ पढ़ी। इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट का सेम पार्ट है, बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि सर वहाँ पे इंटरेस्ट आता था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा बेसिकली। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह नहीं थे, सारा का सारा चीज़ें सेम टू सेम था। बस यहाँ पे एक और चीज़ जो ध्यान में रखने वाली थी कि वैसे यहाँ पे केस बेसिस पे बनाया जाता है पूरे का पूरा स्टेटमेंट। और एज़ पर इनकम टैक्स सर डेप्रिसिएशन माइनस करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, लास्ट में जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारे पास में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, डेप्रिसिएशन टैक्स सारा कुछ माइनस करने के बाद, तो इसे ही हम कैश फ्लो कह देते हैं बेसिकली। यही हमारा कैश फ्लो है। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही थी कि सर हमारे हिसाब से तो पूरे का पूरा कैश स्टेटमेंट बनना चाहिए और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। तो हमने क्या किया था सर, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया और फिर जो आंसर आया उसे हमने रियल कैश फ्लो माना। मतलब कि ये जो कैश फ्लो मानते थे हम, इसको पहले कैंसिल कर दिया, इसे कैश फ्लो नहीं मानेंगे। पहले डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे और उसके बाद आपके पास में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो आएगा, ठीक है, उससे ही हम यहाँ पे कैश फ्लो मानेंगे। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी। इसके बाद हमने कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स देखे थे। कहता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। तो ऑलरेडी आपके पास में जब हम आपके पास में जो पुराने चैप्टर पढ़ चुके, पहले आपके पास में EBIT EPS एनालिसिस पढ़े, इसके बाद हमने वो IRR YTM आपके पास में जो मेथड पढ़ा, तो उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने ये देखा था कि सर कैश फ्लो को अगर PV फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। प्रेजेंट वैल्यू का है या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो का है, ये चीज़ आपके पास में एक टर्म मैंने समझाने की कोशिश करी थी एक सेपरेट पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद हमने धीरे धीरे एक एक करके हमने टेक्निक पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले एवरेज आपके पास में या फिर एनुअल आपके पास में कहे, या एवरेज या फिर अकाउंटिंग आपका है, रेट ऑफ रिटर्न ARR जिसे हम शॉर्ट में कहते थे। कहते हैं 3 इसके आपके पास में फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास में मेथड, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास में मेथड। इसके बाद आपके पास में सेकंड आ जाता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। टोटल में ऐसा कहता है कि सर एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लो। एवरेज में कहता है सर एवरेज प्रॉफिट तो वहाँ पे भी ले रहे थे, यहाँ पे भी वही लेना है, लेकिन कहता है कि डिवाइड बाय आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट करना है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वही मैंने लिखवाया था। कहता है इनिशियल आपके पास में और प्लस सैलवेज डिवाइड बाय 2 प्लस आपके पास में अगर वर्किंग कैपिटल है तो उसे लास्ट में ऐड कर देना है एवरेज में, तो वो चीज़ एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। और फिर एनुअल बेसिस पे आपके पास में, तो एनुअल बेसिस में आपके पास में हर साल कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे देखे थे। इसके बाद पे बैक पीरियड देखा था, इसके साथ ही साथ हमने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी समझ लिया था। ठीक है, पे बैक में हम कैश फ्लो पे सारी कैलकुलेशन करते हैं, डिस्काउंटेड में कैश फ्लो का डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालते हैं, मतलब कि कैश फ्लो को PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालते हैं, उस पे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आपके पास में निकलता है। तो दोनों में एक ही फ़र्क था बस, कि पे बैक जो है डायरेक्टली कैश फ्लो पे ही कैलकुलेट हो जाता था। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो आपके पास में डिस्काउंटेड पे बैक जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे आपके पास में कैलकुलेट होता था। इस पे हमने क्वेश्चन भी आपके पास में देखे थे। ठीक है, ये रहा, हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपके पास में पे बैक पीरियड निकाला था, जहाँ पे हमने कैलकुलेशन भी करी थी आपके पास में, और ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू समझ लिया। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ही बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपके पास में इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि सर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव है तो आपके पास में एक्सेप्टेबल है, और ज़बरदस्ती अगर आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है, आपके पास में 2-3, हर एक की NPV पॉजिटिव है तो हर एक प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती कोई एक ही सिलेक्ट करना है तो कहता है कि हाईएस्ट जो NPV जिसका रहेगा वो आपके पास में सिलेक्टेड रहेगा, और अगर NPV नेगेटिव है तो वो कभी भी आपके पास में एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपने पढ़ा था, जिसे हम डिज़ायरेबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड भी कहते हैं। कहता है सिंपली इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो कर देना है। बस ध्यान रखना ये दोनों चीज़ों को प्रेजेंट वैल्यू में पहले कन्वर्ट करना, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। कहते हैं एक या फिर एक से ज़्यादा होगा अगर PI तो वो एक्सेप्टेबल है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक से कम नहीं होना चाहिए बेसिकली,
और इस पे भी हमने क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे, इस पे जो भी क्वेश्चन बन रहा था आपके पास में। इसके बाद IRR वैसे तो पढ़ चुके थे, बस यहाँ पे मुझे छोटी मोटी चीज़ें लिखवानी थी, वो मैंने आपको लिखवा दी और काम ख़त्म। ठीक है, ये आपके पास में IRR का फॉर्मूला है। 3 स्टेप में बेसिकली IRR कैलकुलेट होता है। पहला स्टेप कहता है 2 रेट एज्यूम करिए। दूसरा स्टेप, ये 2 रेट जो एज्यूम करे आपने उसी पे आप NPV निकालेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे 2 रेट एज्यूम करने नहीं पड़ते, क्वेश्चन आपको बता देता है और 3 तरीके से क्वेश्चन आपको देता है। रेट देने के तरीके 3 तरीके के। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, या तो डायरेक्टली 2 रेट आपको दिए जाएंगे। 2 रेट मतलब मान लीजिए आपके पास में 10% और 15%, ये डायरेक्टली ऐसे दे देगा कि इस पर कैलकुलेट कर लो IRR। या फिर दूसरा एक और मेथड है, कहता है कि सर आपके पास में 4-5 रेट दिए जाएंगे। ठीक है, 4-5 रेट दिए जाएंगे, उसमें से कोई 2 रेट से कैलकुलेट करना। और एक और मेथड है जिसकी मैं डिस्कशन अभी करने वाला हूँ, अभी हमारे पास में क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, और फिर आपके पास में जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव NPV आ जाता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकाल लेना, IRR आपके पास में। ठीक है, और IRR पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखे थे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अपना डिस्कशन। ठीक है, ICA मॉड्यूल में आ जाइए। कहाँ तक हमने डिस्कस किया था, तो डिस्कशन में अगर बात करें सारी के सारी चीज़ें, तो IRR पे हम आ चुके थे। डिस्काउंटेड पे बैक हमने देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में लास्ट हमने कौन सा देखा था, हाँ जी, लास्ट हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखा था, जहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि सर 4-5 रेट आते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। तो बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरह आपको दिखाया जाता है। ठीक है, 4-5 आपको रेट गिवन होंगे और उन्हीं में से आपके पास में 2 रेट से कैलकुलेशन करना है। हमने आसानी के लिए बता दिया था कि सर फर्स्ट रेट जो होता है और लास्ट जो रेट होता है उसी से ही कैलकुलेट कर लेना, आपके पास में काम ख़त्म हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर? तो IRR में टोटल 3 तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। पहले तो 2 रेट आपके पास में दे दिए जाएंगे, वैसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, तो बेसिकली आपके ICA मॉड्यूल में था नहीं, लेकिन मैंने आपको लिखवा के करवा दिया कि फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है तो ऐसा रेट दिया होगा 10 और 12%। ठीक है, और आप कैलकुलेशन कर लेंगे। दूसरा तरीका ये इलस्ट्रेशन नंबर 8, 4-5 रेट दिए जाएंगे। तीसरा तरीका क्या है सर? तीसरा तरीका अभी बता देते हैं सर, जल्दी से आ जाइए मेरे साथ एक क्वेश्चन पे जिसका नाम है इलस्ट्रेशन नंबर। आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर आप आ जाएंगे, जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आता है वैसा ही क्वेश्चन है। हाँ, ये नहीं, इलस्ट्रेशन 15 भी नहीं। आप एक क्वेश्चन था इस बार निकाल दिया है क्या? ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाएंगे। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाएंगे। ICA मॉड्यूल अपनी ओपन करेंगे, इलस्ट्रेशन 17 ओपन करेंगे। कहते हैं कि सर एक्स लिमिटेड, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक। IRR पे तीसरा तरीका जो है क्वेश्चन देने का ये वाला है। तो तीनों तरीके मैं समझा दिए, बस आपके पास में तीनों तरीके सफिशिएंट, उसके बाद तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम और अपने यहाँ पे टाइम के बीच में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास में 10-15 बार प्रैक्टिस करने पड़ते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो इतना टाइम कहाँ से लाएंगे भाई? 10 मिनट का भी यूज़ करना है, और लिख के नहीं करेंगे तो समझ लो होना ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर लिख के कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ वीडियो देख रहा है, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, उससे अच्छा तो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेता तो वो काम हो जाता है। ये गलत जगह आ गए हैं CA में। ठीक है, तो लिख के नहीं कर रहे तो वो तो भूल ही जाओ, और जो लिख के कर रहे उनको एडवाइस है कि अभी तो आप लिख के कर रहे, और 3-4 बार आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। पूरे सिलेबस, ये चैप्टर नहीं, पूरे सिलेबस के 3-4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, इतनी फास्ट ट्राई करिए। राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, और लिख के जितना करेंगे वही याद रहने वाला है, सिर्फ देखा हुआ कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, चलिए, कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 17 आपके पास में कहता है एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है। ठीक है जी, वो कंसीडर करती है कि उनको न्यू प्लांट बिठाना है जिसकी कॉस्ट रहेगी वर्थ मतलब कि कॉस्ट। प्लांट आपके पास में नया परचेज़ करने के बारे में सोच रहे, नया प्लांट बिठाना चाहते हैं ये लोग अपनी कंपनी में, और जिसकी कॉस्ट कितनी रहेगी सर? 80 लाख रुपीज़। तो कॉस्ट का मतलब सर आउटफ्लो में कह सकता हूँ? बिल्कुल सर, ये तो आपने पढ़ा है ये।
ठीक है। आउटफ्लो मतलब कि क्या सर, हमें इसे माइनस में दिखाना चाहिए, मतलब कि कैश फ्लो की अगर लिस्ट बताए तो कैश फ्लो में ये 80 लाख माइनस में दिखना चाहिए। और कहता है कि सर अभी अभी आपको 80 लाख का खर्चा करना पड़ेगा और फिर आपके पास में अर्निंग होगी। तो ये आउटफ्लो है और अभी खर्चा करोगे ईयर 0, मतलब कि सर अभी के अभी मतलब कि ईयर 0, ठीक है। और उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होगी। तो कहता है कि सर एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन सर बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार के लिए पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहता है। कहते हैं कि सर आपके पास में ईयर वन का मतलब सर एंडिंग में, ऑब्वियसली आपके पास में देखिए इनकम जो है ईयर ख़त्म होने पे मिलता है। और एनपीवी भी मैंने आपके पास में पहले ही मैंने बता दिया था लेक्चर में कि जो एनपीवी आपके पास में निकालने के लिए जो कैश फ्लो के साथ पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हम निकालते हैं 1/1 + r करके और इक्वल टू प्रेस करके, ये पीवी फैक्टर ऑलवेज ईयर एंडेड के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 के लिए अगर पीवी फैक्टर लिखते हैं तो ये ईयर 1 के एंड के लिए पीवी फैक्टर। एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए, पीवी फैक्टर कभी भी ईयर के स्टार्टिंग के लिए है ही नहीं, ठीक है, ईयर एंडेड के लिए ही सारे के सारे पीवी फैक्टर हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर के एंड में मिल रहा है तो उसके लिए पीवी फैक्टर है, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मिल रहा है तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग के लिए कोई पीवी फैक्टर नहीं है, फिर आप जो है उसके अगले साल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर यही चीज़ मैं अभी पढ़ा देता हूँ सर, बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, एग्ज़ाम तो चलो ठीक है, अभी मैं ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास में आगे आएगा जहाँ पे आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पहले ही बता देता हूँ, फिर वहाँ पे जो है ध्यान रखना, मेरे से पहले आप आंसर देने चाहिए। कहते हैं कि सर सेकेंड ईयर के आपके पास में सर सेकेंड ईयर के एंड में आपके पास में कोई अमाउंट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ₹50,000, ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में आपके पास में ₹50,000 मिल रहा है। इसके बाद मैं कहूँ थर्ड ईयर के एंड में आपको कोई रुपीज़ मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 40,000, ठीक है। इसके बाद कहते हैं फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में या फिर स्टार्ट में कहूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में या फिर बिगिनिंग में कहूँ, रुपीज़ मुझे मिलने वाले हैं 10,000। और फोर्थ ईयर के एंड में आपके पास में, ठीक है, फोर्थ ईयर के एंड में मुझे मिलने वाले हैं ₹30,000, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के एंड में भी चलो ले ही लो, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में हमें मिलने वाले हैं आपके पास में रुपीज़ आपके पास में 30,000। और एक और चीज़ सर, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आपके पास में रुपीज़ मिलने वाले हैं 20,000, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में। ये मैं बता दूं सर, आपको कहा गया है कि सर प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में निकालने के लिए कहा गया। पीवी फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जांपल 10%, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने है, कैश फ्लो आपको गिवन है कि फ्यूचर में इतनी इतनी अर्निंग मिलने वाली है। मैं आउटफ्लो नहीं देता हूँ, चलिए ठीक है, आउटफ्लो आपके पास में नहीं है, ठीक है। इनफ्लो का सिर्फ और सिर्फ उसे प्रेजेंट वैल्यू जानना है, उसको और कुछ नहीं जानना है, बस इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके दे दीजिए, बस इतना ही पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ आपके पास में पूछ नहीं रहा है। एनपीवी निकालने के लिए नहीं, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू बस इसका दे दो और काम खत्म करो, ये कहना चाहता है, ठीक है सर। तो पीवी फैक्टर आप निकाल लेंगे, बिल्कुल सर पीवी फैक्टर निकाल लेंगे। बताइए मुझे एक बार के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कितने साल है टोटल, मुझे 4 साल है, तो 4 साल के लिए पीवी फैक्टर चाहिएगा सर, बिल्कुल 4 साल के लिए पीवी फैक्टर चाहिएगा। मुझे बताइए सर अब पीवी फैक्टर कितने कितने होंगे। सर सीधी सी बात है, आपने पढ़ा है 1/1 + r⁴ फर्स्ट ईयर के लिए निकालना होता है, बाकी तो इक्वल टू प्रेस करना है, ये तो आपने क्लियरली पढ़ा है 10-15 बार, ठीक है। कहता है कि सर 1/1 + r मतलब कि 1 + 10% मतलब कि 1.1, तो 1/1.1 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ईयर का आपके पास में पी फैक्टर मिल जाता है 0.9090। लेकिन सर जब मैं फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर, तो पी फैक्टर ऑलवेज एंड होता है, मतलब कि जब मैं बोलूँ कि फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर 0.9090 है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब फर्स्ट ईयर का एंड का पी फैक्टर 0.9090 है। और एक बार इक्वल टू प्रेस करूँगा तो सेकेंड ईयर का मिल जाएगा पी फैक्टर कितना है 0.8264। तो जब मैं कहता हूँ सेकेंड ईयर का पी फैक्टर 0.8264 है, तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड ईयर का एंड का पी फैक्टर 0.8264 है, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग के लिए कोई पी फैक्टर नहीं होता।
क्या बात समझ में आ रही है? कहता है कि थर्ड ईयर के लिए बताइए सर, और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.7513 थर्ड ईयर के एंड के लिए पी फैक्टर, और फोर्थ ईयर के एंड के लिए पी फैक्टर आपके पास में 0.6830, ठीक है 6830 लीजिए, पी फैक्टर ले लिया। बस अब पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और क्या ही करना है कहते हैं, ठीक है। और ईयर 0 के लिए क्या पी फैक्टर कोई होता है? आंसर इज नो, इसलिए ऑलवेज हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहते हैं कि सर पी फैक्टर तो ईयर एंड डेट के लिए होता है सर, बिल्कुल। बिगनिंग में कोई पी फैक्टर होता नहीं है सर, बिल्कुल। अगर बिगनिंग में कोई अमाउंट मुझे मिलने वाला है, यहाँ पे देखिए एक बार के लिए ये बिगनिंग में दिया है, ठीक है, ये बिगनिंग में दिया है सर, इसका मतलब क्या करेंगे सर? यहाँ तो कोई पी फैक्टर है नहीं, तो इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कहते हैं कि सर जो भी स्टार्टिंग है उसे एंड में कन्वर्ट कर दो। सर कैसे? कहता है देखिए यहाँ पे, इस बार यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि सर फोर्थ ईयर का एंड, नहीं सॉरी फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग है ना, कहते हैं फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग, फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग मतलब कि थर्ड ईयर का एंड कह सकते हैं। फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग मतलब कि थर्ड ईयर का एंड कह सकते हैं। भाई मैं कहूँ आपके पास में 31 दिसंबर या फिर कहूँ 1 जन, ठीक है, 31 दिसंबर कहूँ या फिर 1 जन कहूँ, दोनों साथ ही चलते। 31 दिसंबर का मैं कहूँ रात को 12 बजे और 1 जन का कहूँ कि मॉर्निंग 12 o'clock, तो दोनों एक ही चीज़ नियरली, ठीक है। तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि अगर कोई स्टार्टिंग में अमाउंट दे रखी है तो उसे आपको क्या करना है सर? उसे क्लोजिंग मतलब कि पिछले साल के एंड में कन्वर्ट कर देना है। मतलब कि फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग कहा है तो इसे हम कहेंगे थर्ड ईयर का एंड है। क्यों सर ऐसा करना है? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग के लिए कोई पी फैक्टर नहीं है, तो एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर पाएंगे उस टाइम का पी फैक्टर, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसे एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग, तो एंड किसका माना जाएगा? थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का एंड मतलब कि सर यहाँ पे सर आपके पास में क्या होगा? आपके पास में थर्ड ईयर का एंड का पी फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। थर्ड ईयर का एंड का पी फैक्टर कितना है? 0.7513 सर। क्या बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल। बाकी फर्स्ट ईयर का एंड है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ईयर का एंड है कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड ईयर का एंड है कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ ईयर का एंड है कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ ईयर का एंड के लिए कितना है? 0.6830। थर्ड ईयर का एंड उसके लिए भी है हमारे पास में 0.7513। इसके बाद यहाँ पे एंड आपके पास में है सेकेंड ईयर का एंड, तो कहता है कि सर 0.8264, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एंड है कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए आपके पास में 0.9090। कहते हैं फर्स्ट ईयर का बिगनिंग, ये तो दिक्कत हो गई सर। कहते हैं फर्स्ट ईयर का बिगनिंग के लिए तो कोई हमारे पास में पी फैक्टर है नहीं आपके पास, तो क्या करेंगे? इसे एंड में कन्वर्ट करो। एंड में कैसे? पिछले साल में चला जाने का, मतलब कि ईयर 0, ईयर 1 का पिछला मतलब कि ईयर 0 का एंड। सर ईयर 0 में एंड बिगनिंग क्या ही सर? उसके लिए तो ऑलवेज पी फैक्टर 1 ही होता है। ईयर 0 के लिए कोई पी फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि ईयर 0 में अगर कोई अमाउंट है तो वो तो ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू में, उसके क्या ही प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो वो ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू। तो कहता है कि यहाँ पे तो ऑलवेज आपके पास में 20,000 वो प्रेजेंट वैल्यू में, उसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी सब में मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट निकालेंगे। तो ये चीज़ मुझे जो सिखानी थी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर हुई। स्टार्टिंग का है, बिगनिंग का है, दोनों एक ही वर्ड है। कहता है स्टार्टिंग है तो उसे एंड में कन्वर्ट करना सीखिए। फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग मतलब कि थर्ड ईयर का एंड। मैं कहूँ सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड, ठीक है। और पी फैक्टर ऑलवेज एंड के लिए होता है। तो ये एक चीज़ आप ऑलवेज सीख लीजिए। वैसे आगे आने वाला है, यहाँ पे कोई इसका पॉइंट नहीं था, लेकिन बस मुझे यहाँ पे पहले ही मैंने पढ़ा दिया। आगे क्वेश्चन आने वाला है, तब आपको याद होना चाहिए ये चीज़। तो कहीं रफ में कहीं लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। वैसे ये चीज़ मैं बाद में लिखाऊंगा, लेकिन पहले जब क्वेश्चन आएगा तब आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आपको याद नहीं रहता तो कहीं रफ में लिख लीजिए। नोट्स में तो मैं लिखाऊंगा बाद में, कहीं रफ में लिख लीजिए, क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद ही नोट्स लिखाऊंगा। देखना है मुझे कि कितने स्टूडेंट को याद है, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं कि सर आपके पास में एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है, प्लांट बिठाना चाहती है। प्लांट की कॉस्ट कहता है 80 लाख है आपके पास में, ठीक है। तो आउटफ्लो है और ईयर 0 पे आपके पास में, अभी खर्चा करना पड़ेगा ना। कहता है कि सर कैश फ्लो आपको गिवन है आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन आपके पास में ये गिवन है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि फर्स्ट ईयर के आपके पास में नेट कैश फ्लो गिवन है, और कैश फ्लो में कौन सा कहता है? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो का मतलब होता है सर अर्निंग,
ठीक है, इनकम आपके पास में, तो इनकम आपको डायरेक्टली गिवन है, वो आपको देखना है 14 लाख 14 लाख 14 लाख 14 लाख और 16, फिर आपके पास में टोटल 10 साल के लिए इनकम हो रही है बेसिकली। इसके बाद कहता है कि सर आपके पास में 10% आपके पास में क्या है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूछा गया है कि सर पे बैक पीरियड निकालिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर डिज़ायरेबिलिटी इंडेक्स भी कह सकते हैं नाम, ठीक है, ये निकालिए। 10% डिस्काउंट के हिसाब से वो खुद कह रखा है। ये पूछा है आईआरआर निकालिए, कहता है 10% और 15%। एग्ज़ाम में कैसे देता है देखिए, पीआई आपको जो है वो पीआई तो छोड़िए, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको आईआरआर में क्या करना होता है, पहले सबसे पहले मुझे बताइए सर। 2 रेट एज्यूम करने होते हैं। दूसरा स्टेप क्या है सर, एनपीवी निकालना होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्वेश्चन में कैसा देगा देखिए, एनपीवी पहले आपको 10% से कैलकुलेट करवाएगा, एनपीवी निकालिए ऐसा कहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से। फिर यहाँ पे क्या करेगा, कहता है कि सर आईआरआर निकालिए 15% के हिसाब से, ये आपके पास में नहीं देगा, ये आपके पास में नहीं देगा, 15% के हिसाब से निकालिए ऐसा कहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में इस तरीके से कहता है आईआरआर निकालिए विद द हेल्प ऑफ 15% डिस्काउंट रेट। तो आपको 2 रेट ऑलरेडी गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो सर इससे तो एनपीवी निकालेंगे, ठीक है, और इससे जो आएगा, मान लीजिए इससे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, इससे आपके पास में उससे ऑपोजिट ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको आईआरआर के लिए क्या चाहिए सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो खुद यहाँ पे कैलकुलेट करके वो खुद आपको परसेंटेज बताया, आपको घबराना नहीं है। ये दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इससे पॉजिटिव आता है तो इससे नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, और दोनों रेट आपके पास में हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से दिया जाता है। हाँ, ध्यान रहे, अगर वो खुद यहाँ पे कह रहा है कि सर हमें चलो 10% से पीवी फैक्टर निकाल, आपके पास में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल, वो तो ठीक है, लेकिन हमें आईआरआर जो निकालना है, आईआरआर जो निकालना है वो निकालना है 11% और 15%। अगर वो खुद 2% से यहाँ पे क्लियरली बोल रखता है तो फिर वही करना पड़ेगा। लेकिन आईआरआर जैसे मैंने कहा कि सर आईआरआर के लिए वो एक ही रेट दे रहा है, एनपीवी पहले 10% से निकलवाया और फिर कहता है आईआरआर निकालिए 15% से। तो इसका मतलब है कि 10% तो ऊपर का उठा लेना है और 15% से एक और कैलकुलेशन कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसा पूछा, कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, वो निकलवा दिया 10% से, ठीक है, डन। इसके बाद आईआरआर पूछेगा आपके पास में, आईआरआर में क्या आएगा कि सर 15% से निकालिए, ऐसा क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से, तो ये थर्ड मेथड हो गया आपके पास में। 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या तो 2 रेट आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि 11 और 15 डायरेक्टली गिवन है, तो फिर वहीं से कैलकुलेशन करना है। दूसरा 4-5 रेट दिया जाएगा, और तीसरा ये एनपीवी कैलकुलेट करवाएगा और फिर आईआरआर में 15% बोल देगा, काम खत्म, ठीक है। मतलब 15% तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको कोई भी रेट दे सकता है, वो कैलकुलेट करके वो आपको रेट देंगे, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव ही होगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या करना है सर, एनपीवी निकालना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म। तो ईजी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। सबसे पहले पे बैक पीरियड का है, पे बैक पीरियड में तो क्या ही है सर, जितना खर्चा किया है, ठीक है, वो कितने साल में रिकवर हो जाता है, बस ये देखना है मुझे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। जल्दी से मुझे बताइए सर 80 लाख कितने साल में रिकवर हो रहा है। कहता है कि सर कैलकुलेटर में 80 लाख लिख दिया। अब सबसे पहले 14 लाख आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 14 लाख माइनस कर दूंगा। और अमाउंट चाहिए, आंसर इज यस, तो ये तो ले लिया, फिर ये भी ले लो माइनस 14 लाख। अभी भी मुझे 52 लाख चाहिए, तो ये भी ले लो थर्ड ईयर का माइनस 14 लाख। इसके बाद अभी भी अमाउंट चाहिए, तो फोर्थ ईयर का ले लो माइनस 14 लाख। इसके बाद और चाहिए 24 लाख रुपीज़ अभी चाहिए, तो अभी 14 लाख ले लो, ठीक है, फिफ्थ ईयर भी ले लो, ठीक है, फिफ्थ ईयर में भी कमाया। इसके बाद और 10 लाख चाहिए, यहाँ पे 16 लाख है, तो यहाँ पे ज़्यादा है। इसमें से मुझे तो कितने चाहिए, केवल और केवल 10 लाख रुपीज़ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए आपके पास में। केवल और केवल कितने चाहिए सर, 10 लाख रुपीज़ चाहिए। तो यहाँ पे जितने चाहिए डिवाइड बाई जितने हैं कर देंगे, काम खत्म। तो 5 साल तो पूरे लगे, 5 ईयर्स तो पूरे के पूरे लगे 80 लाख रिकवर करने में, तो 5 ईयर्स तो आपके पास में फुल लगे। क्या ये बात क्लियर है आपके पास में, 5 साल तो पूरे लगे आपके पास में। कहते हैं 16 लाख में से मुझे तो 10 लाख चाहिए, तो कहता है कितने चाहिए, 10 लाख डिवाइड बाय आपके पास में कितने हैं सर, 16 लाख, 16 लाख आपके पास में, ठीक है सर। तो कितना आया वो ऐड कर दो इसमें, काम ख़त्म सर। 10 लाख डिवाइड बाई 16 लाख आपके पास में, तो ये आ गया कि सर 0.625, बस ऐड करके निकाल लो सर, +5 मतलब कि 5.625
5 और पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑलवेज इन ईयर होता है। ये ईयर में ही तो हमने निकाला कि 5 साल पूरे लगेंगे और थोड़ा सा 6th ईयर का भी टाइम लगेगा, तो टोटल इतने साल लगेंगे, ईयर्स आपके पास में। क्लियर है आपके पास में? तो एक बार के लिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। कहते हैं कि सर पे बैक पीरियड आपके पास में कितना आएगा सर? 5.625। ठीक है, 5.625 आपके पास में। अच्छा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा राउंड फिगर मंथ में, ईयर में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए सिंपल सा है। कहता है 5th ईयर आपके पास में 5 साल तो पूरे लगे, 5th ईयर, एंड कहता है कि सर आपके पास में ये चीज़ थोड़ी सी है, अगर आपको इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, ईयर और मंथ में बोलना है, अगर मैं तो ये क्या बोला सर? 5.625 ईयर्स लगेंगे, लेकिन मुझे इसमें बोलना है कि सर आपके पास में कितने मंथ कितने ईयर एग्जैक्ट मुझे बताइए। तो सिंपल है, देखिए 5 साल तो पूरे लगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 5 साल पूरे, ठीक है। और एग्जैक्ट कितने मंथ लगे अगर ये निकालना है तो कहता है 0.625 है, इंटू 12 मंथ कर दीजिए। पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, तो 0.625 इंटू 12, ठीक है। तो आपके पास में कितना आ गया सर? 7.5, ये मंथ आ गया, ठीक है। तो कहते हैं कि सर 5 साल पूरे लगेंगे और 6th ईयर में 7.5 मंथ में आपके पास में पूरे का पूरा 80 लाख कवर हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी कमाएंगे वो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? तो ये मंथ में भी ये चीज़ आपके पास में मैंने पढ़ा दी। सिंपल सा पॉइंट होता है, ये तो आप 12th में भी पढ़ के आते हैं, फाउंडेशन पे भी पढ़ के आते हैं। अगर नहीं पता है तो आपने ये पता लगा लिया। क्या ये चीज़ क्लियर है? इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी कौन सी बड़ी बात है? ईयर 0 80 लाख लिख दो और फिर इनकम लिख दो, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो लास्ट में आंसर आए। तो इसमें मुझे कोई लगता नहीं है कि किसी को कोई डाउट हो सकता है, ठीक है। तो एक बार के लिए यहीं से मैं बता दूँ सर कि सर आपके पास में ये देख लीजिए, नेट आपके पास में कैश इनफ्लो आपको गिवन है और नेट कैश इनफ्लो आपके पास में 10% आपके पास में ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि सर पीवी आपके पास में रेट आपके पास में कितना है, बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। और 80 लाख रुपीज़ आपके पास में ईयर 0 यहाँ पे लिखना था। इन लोगों ने थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे बताई है, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ईयर 0 बता देंगे और यहाँ पे दिखा देंगे सर 80 लाख आपके पास में माइनस है, ठीक है। 80 लाख आपके पास में आउटफ्लो माइनस में, बस लास्ट में फिर माइनस करके आप आंसर निकाल लेंगे। सर प्लस में आ रहा है 17,92,200, तो आपके पास में एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, काम खत्म। एनपीवी पूछा था, बता दिया, काम खत्म। क्लियर है? इसके बाद कहते हैं कि सर नेक्स्ट आपके पास में, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपके पास में कही थी जो हो सकता है कि स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। कहते हैं एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ये गिवन है सर, ठीक है। तो स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर डेप्रिसिएशन एड बैक करना था, वो सारी चीज़ें नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, प्लांट की अगर कॉस्ट गिवन है उसकी लाइफ भी गिवन होती, वो खुद से ही बता दे कि सर प्लांट की लाइफ 10 साल है 15 साल है, तो डेप्रिसिएशन कुछ कैलकुलेट कर पाते हैं। यहाँ पे इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ यहाँ पे ईयर गिवन है तो स्टूडेंट ये कह सकते हैं 10 साल तो गिवन है, ये नहीं। क्वेश्चन में क्या आपको ये कहा है कि सर ये प्लांट की जो आपके पास में लाइफ है वो 10 साल है? आंसर इज़ नो। तो फिर इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फिर यही नेट कैश फ्लो के कैलकुलेशन करेंगे। यही नेट कैश फ्लो को हम रियल कैश फ्लो मानेंगे और इस पे ही कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लेनी है। क्लियर है? इसी पे ही आपके पास में। इसके बाद कहता है कि सर पीआई निकालिए 10% सही, वो भी 10% के हिसाब से ही दिया, कोई भी रेट दे सकते हैं, ये तो कोइंसिडेंस है कि दोनों 10% के हिसाब से। तो कहता है 10% के हिसाब से तो काम ही हो गया, क्योंकि पीआई का फॉर्मूला क्या होता है सर? इनफ्लो आपके पास में डिवाइड बाय आउटफ्लो, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन सर ये जो आप ले रहे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों प्रेजेंट वैल्यू में होना चाहिए, और प्रेजेंट वैल्यू में निकालने के लिए इसने खुद कहा है वो रेट ऑलवेज खुद देगा 10% आपके पास में। तो 10% से तो सर ऊपर आउटफ्लो और इनफ्लो खुद से निकाला है सर, खुद से निकाला है, तो इसमें क्या ही दिक्कत है? कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो 80 लाख है, वो तो 80 लाख है आपके पास में, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास, ठीक है। इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी अभी निकाला सर, अभी निकाला इनफ्लो का आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी चीज़ें इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला है सर 97 लाख आपके पास में 92,200, ठीक है। तो बस वहीं से आपके कैलकुलेशन करना है, डिवाइड बाई 80 लाख आपके पास में, और ये आपके पास में पीआई आ गया, लो जी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। 10% से ही क्यों पूछा? क्योंकि ऑलरेडी आपसे कैलकुलेशन करवा चुके हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है बस वो अमाउंट, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम में आते हैं,
कोई डिफरेंट रेट देता तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आपको निकालना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ज़्यादा परेशानी ना हो, इस तरीके से ही काम हो। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद IRR तो 10% से तो निकाल चुके। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में कैसा आया था? पॉजिटिव आया था ना, 17,92,200। और क्या कहा है सर? 15% से हिसाब से 15% से निकाल के देख लो, माइनस ही आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा खुद से वो कैलकुलेशन करवा के ही आपको देते, तो घबराने वाली बात नहीं है। 15% से कैलकुलेट करिए, नेगेटिव ही आएगा आपके पास में। तो एक बार के लिए 15% से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में नेगेटिव NPV आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव 10% से पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव, काम हो गया। बस IRR की वैल्यू में, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 14.7%। लो जी, काम खत्म हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये बिल्कुल एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो यहाँ पे डाल दिया है उसके बाद ICA मॉड्यूल में। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होनी चाहिए। ये आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 70 क्लियर है। इसके बाद अब जो मैं यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम आपके पास में जो इलस्ट्रेशन है वो होमवर्क में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है कंप्लीट। इलस्ट्रेशन 8 कर लिया था, 9 अभी अभी करवाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक 9 ही है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क में, एक के बाद एक सारे होमवर्क में ही मिल रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा है सर? 2 प्रोजेक्ट गिवन है, दोनों का आपके पास में इनफ्लो आउटफ्लो सारी चीज़ें गिवन है। आउटफ्लो है, इनफ्लो है, और कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। कहता है NPV निकालिए। NPV तो 10% से निकाल के काम खत्म कर दोगे, लेकिन IRR के लिए 2 रेट नहीं गिवन है। ठीक है, तो एग्जाम में तो गिवन होता है, तो मैं यहाँ पे वही जो इन लोगों ने कैलकुलेशन किया वही आपके पास में दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन लोगों ने ब्रैकेट में ऐसा लिखा होगा कि 20% एंड 25% से IRR कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप पूरे का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 11 सेम के क्वेश्चन है आपके पास में, IRR और NPV निकालिए। होमवर्क अभी सेम क्वेश्चन ही है सारे के सारे, तो आपके पास में होमवर्क में ही रहेंगे। कहता है कि सर यहाँ पे 20 और किस तरीके से 25 और 15% से कैलकुलेट किया है ना। हाँ, दोनों का डिफरेंट है। हाँ, ये भी कैलकुलेशन करिए। इसमें भी आपको गिवन होगा। कहता है कि सर x और y के लिए 2 रेट गिवन है। x को कैलकुलेट करिए। इन लोगों ने प्रोजेक्ट A की बात करूँ तो x को कैलकुलेट 20 और 25 से करिए। ठीक है, 20% एंड 25% से कैलकुलेट करिए। और y को आप जो है कैलकुलेट करिए, y को आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, 15 और 20%। तो y को आप जो है 15 और 20% से कैलकुलेट करिए। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में गिवन होगा, या फिर 4-5 रेट दे देगा। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 15, 20, 25 और आपके पास में 30%। 15, 20, 25 और 30%। तो आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना ज़रूरी है आपके पास में। ठीक है, तो ये तरीका आपके पास में होता है। तो या तो 2 रेट ही आपको दे दिया जाएगा, मोस्टली 2 रेट वो खुद ही दे देते। ठीक है, ऐसे जब 2 प्रोजेक्ट होते, एक प्रोजेक्ट होता है तो उसमें 4-5 रेट देते, 2 प्रोजेक्ट होता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते एग्जाम में। दोनों रेट आपको डायरेक्टली गिवन होंगे, बस कैलकुलेशन करिए, आंसर निकालिए आपके पास में। तो IRR का बस फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ पे B नहीं Y है। ठीक है, तो यहाँ पे X और Y का कैलकुलेशन आपके पास में कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ होमवर्क में। इसके बाद भी सेम क्वेश्चन है आपके पास में। हाँ, IRR और NPV निकालिए। NPV तो 12% से वो तो गिवन ही होता है, तो वो तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, IRR के लिए बस आपको 2 रेट जो इन लोगों ने कैलकुलेशन किया है वही क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आंसर आप मैच कर पाए बेसिकली। ठीक है, पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 43% का 42 आया आपका, 42 पॉइंट मान लीजिए 50 आया, तो कोई गलत नहीं है, सही है। ठीक है, बस कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। वो जो आपके पास में ये पॉइंट्स की वजह से डिफरेंस आता है वो अलाउेबल है, कैलकुलेशन एरर अलाउेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 और 15% कैलकुलेशन से किया है, तो 50 और 15 ले लेना, कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना आपके पास में। ठीक है, ये चीज़ भी आपके पास में होमवर्क में रहेगी। इसके बाद आपके पास में ये क्वेश्चन तो मुझे करवाना है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14 आपके पास में ये भी मुझे करवाना है। 15 में बेसिकली कुछ है नहीं, आप खुद से कर सकते हैं होमवर्क में, लेकिन एक बार के लिए मैं डिस्कस कर दूं 15 में। ऐसा बस तरीका थोड़ा सा देने का डिफरेंट है, तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर नहीं आता है। नहीं कैसे आएगा, सब कुछ आएगा। देखिए ज़रा एक बार के लिए,
कहते हैं कि सर आपको यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई अल्फा लिमिटेड करके कंपनी और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। प्रोजेक्ट 4 है, 4 प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है। कहता है प्रोजेक्ट ए 10,000 आपके पास में ईयर 0, C0 का मतलब होता है कैश फ्लो 0। कैश फ्लो 0 का मतलब ये जो 0 1 है वो ईयर है और उसका कैश फ्लो, और वो माइनस में दिखता है तो आउटफ्लो। कैश फ्लो में ये आउटफ्लो गिवन है, ये इनफ्लो है। तो ये समझ में आया। सी का मतलब कैश फ्लो, 0 1 2 ये जो लिखा है वो ईयर है, तो कैश फ्लो ईयर 0 का आपके पास में -10,000 है। माइनस का मतलब आउटफ्लो है। इसके बाद कैश फ्लो ईयर 1 का 10,000 प्लस में है, मतलब कि इनफ्लो है, उसके बाद नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट कहता है 10,000 खर्चा करिए, एक फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 10,000 मिल जाएगा वापस। फिर बी आपको उसी तरीके से, सी आपको दे रखा है, डी दे रखा है। सबसे पहले पूछा है पे बैक पीरियड निकालिए। पे बैक पीरियड तो सबसे ज़्यादा आसान रहता है, कोई कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली यही देखना है कि खर्चा कब रिकवर हो जाता है। मुझे बताइए यहाँ पे पे बैक पीरियड कितना होगा, प्रोजेक्ट ए के लिए पे बैक पीरियड कितना होगा। सिंपल है सर, 10,000 का खर्चा किया, कितने साल में 10,000 रिकवर हो जाते हैं। तो इसमें तो सिंपल डायरेक्ट 10,000 ही गिवन है, तो कहता है कि 1 साल में रिकवर हो गया, पे बैक पीरियड 1 ईयर, काम ख़त्म। ठीक है, पे बैक पीरियड 1 ईयर। इसके बाद बी में बताइए सर 10,000 का खर्चा किया, 10,000 रिकवर कब होता है। कहता है कि कैलकुलेटर में लिख दिया 10,000, पहले साल में 7,500 मिल जाएंगे, 7,500, तो -7,500। ठीक है, अभी कितने चाहिए सर, 2,500 रिकवर करने। कहते हैं दूसरे साल में कितना कमाया सर, 7,500। कहता है कि इतना तो नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, 2,500। तो कहता है पूरा साल, पहला तो पूरा साल लगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर तो पूरा ही लगा, फर्स्ट ईयर तो आपके पास में पूरा लगा, प्लस सर सेकेंड ईयर में कुछ पार्ट लगेगा, मुझे 2,500 चाहिए, है कितना 7,500। तो कहता है चाहिए 2,500, है कितना 7,500। तो आंसर निकाल लीजिए। कहता है 2,500 डिवाइड बाई 7,500 प्लस 1, तो 1.3333। ठीक है, तो 1.333 इस तरीके से बार है, ये ईयर में है, ध्यान रखना, ये ईयर में आपके पास में आंसर आता है। तो ईयर लिखना भूलना नहीं है आपको बाजू में। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आप ईयर ज़रूर लिखेंगे, पे बैक ऑलवेज ईयर। कहता है कि सर सी की बात करें, 10,000 का ही खर्चा किया है, कब रिकवर होते वही देख लो। कहता है कि कैलकुलेटर में सबसे पहले 10,000 लिख दिया। कहता है पहले साल में 2,000 मिल गए, तो -2,000 कर देंगे कैलकुलेटर में। अब कितने चाहिए, 8,000। कहता है दूसरे साल में 4,000 मिल गए, तो -4,000। अब कितने चाहिए सर, 4,000 और चाहिए। कितने हैं सर, 12,000 है, ईयर 3 में 12,000। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 4,000 चाहिए। तो कहता है कि इसका क्या आपके पास में बना। कहता है 2 साल तो पूरे लगे। कहता है प्लस इसमें से मुझे केवल और केवल कितना चाहिए, 4,000। तो कहता है 4,000 डिवाइड बाई 12,000 है कितना, चाहिए कितना डिवाइड बाई है कितना। ठीक है, तो 4,000 डिवाइड बाई 12,000, तो ये भी 0.333 आ रहा है, प्लस 2 कर देंगे तो 2.3333, 2.33 बार कर देते हैं ईयर्स आपके पास में। लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कहता है कि सर 10,000 का खर्चा किया, पहले साल में ही 10,000 खर्चा आपके पास में रिकवर हो गया, तो ईयर 1 ही आपके पास में क्या हो जाएगा सर, पे बैक पीरियड, काम खत्म। तो एक बार के लिए कैलकुलेशन का आंसर भी देख लो, 1 साल 1.3333। सर ऐसा लिखना ज़रूरी, आंसर इज़ नो, 1.33 लिखेंगे सफिशेंट है आपके पास में, या फिर ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। 1 डिवाइड बाई 3 करिए, 0.33 आ रहा है, तो ये वही चीज़ है आपके पास में। लिखने का तरीका, थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका इन लोगों ने डिफरेंट किया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1.33 बार का मतलब होता है कि उसके बाद ही यही अमाउंट रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें पता होगी ना, आपके बचपन से पढ़ के आते हैं, यहाँ पे थोड़ी बताने लायक बात है। उसके बाद 2.33 और 1 ईयर, काम खत्म, पे बैक पीरियड खत्म। इसके बाद क्या पूछा सर, IRR पूछा और NPV पूछा। देखिए रेट क्वेश्चन में गिवन है 10% और 30%, तो सीधी सी बात है, कोई एक से आपके पास में NPV पॉजिटिव आ रहा होगा, एक से आपके पास में नेगेटिव आ रहा होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, 2 रेट गिवन है आपके पास में, बस काम खत्म। तो देखिए NPV और IRR का दोनों एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। IRR के लिए NPV तो निकालना ही है, तो 10% और 30% से निकाल लो NPV, तो आपके पास में आंसर 4 का भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद IRR का फॉर्मूला पुट करके वो भी आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। तो बस NPV निकालना है। बस सर यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, ये ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है, हमने बिल्कुल अपना जो जिस तरीके से पढ़ा है उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। कैसे सर, ईयर 0 आपके पास में, सबसे पहले ईयर लिखेंगे 0 1 2 3 इस तरीके से, कैश फ्लो लिख देंगे,
ठीक है, 10,000 आपने खर्चा किया है इस तरीके से। केस फ्लो में आपके पास में डिफरेंट प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेशन करना। सर एक बार के लिए कैलकुलेशन दिखा देते तो बहुत बढ़िया होता। सर एक बार के लिए अगर ये आप कैलकुलेशन दिखा देते, ठीक है, तो हमें समझ आ जाता है एकदम से। तो लीजिए, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना है क्योंकि कैलकुलेशन आपको आता है। तो यहाँ पे एक बार के लिए आप आ जाइए, कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 का सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 15, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 15। लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 15 हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। आइए, कहते हैं कि सर आपको एनपीवी का कैलकुलेशन, पे बैक तो समझ आ गया, पे बैक में कुछ है ही नहीं, तो समझने लायक कुछ है ही नहीं, ये तो क्लियर है। सर एआर के लिए कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने कहा था कि दोनों फॉर्मूले, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आता है ऐसे बहुत सारे, तो कहता है आईसीएम मॉड्यूल एक ही फॉर्मूला आपके पास में यूज़ करता है, वो है एवरेज मेथड। तो एक रूल बना लीजिए सर कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा और 2-3 सारे क्वेश्चन आपके पास में पूछा है, पे बैक, एआरआर, आईआरआर, ठीक है, तो कहते हैं कि सर हम एआरआर पूछा है और कुछ भी नहीं कहा है कि कौन से मेथड से, तो हम ऑलवेज एवरेज मेथड से कैलकुलेशन करके आ जाएंगे, काम खत्म। तो लिख लीजिए, जहाँ पे समरी नोट्स हमने लिखे वहाँ पे लिख लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसे बड़े क्वेश्चन पूछे और एआरआर में कुछ मेथड नहीं कहा है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा, एवरेज मेथड यूज़ करके आएंगे, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन आपको एआरआर से पूछा गया, 6-7 नंबर का क्वेश्चन है, 5-6-7, ठीक है, तो दोनों मेथड से कैलकुलेशन करके आना होगा, जो मैंने आपको बाय डिफ़ॉल्ट बताई थी, पहली और सेकेंड, एवरेज मेथड और टोटल बेसिस, ठीक है। लेकिन सर ऐसा बड़ा क्वेश्चन है तो आईसीएम मॉड्यूल के हिसाब से हमने यहाँ पे डिसाइड हो चुका है, क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल एक ही से कैलकुलेशन कर रहा है, इसका मतलब है एवरेज मेथड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है, ठीक है। कुछ भी नहीं कहा तो एवरेज मेथड से कैलकुलेशन करके आ जाना, काम खत्म। क्लियर है? चलिए, ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में ये दोनों चीज़ आपके पास में क्लियर है, पे बैक भी क्लियर है और एआरआर भी क्लियर है। उसमें तो कुछ करना ही नहीं, सिंपली फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। एआरआर के लिए भी एक बार के लिए चलो ना दिखा देते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में ही दिखा दूँ। बताइए सर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इन लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन क्या हम भी नहीं लिखेंगे? लिखना पड़ेगा, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ता है कि एवरेज मेथड से है तो एआरआर ब्रैकेट में लिखेंगे एवरेज मेथड और फिर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मैंने क्या लिखवा है आपके पास में, फॉर्मूला याद करिए। कहता है कि सर आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है सर? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करना है सर? एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, उसके बाद ये कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। बताइए सर, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा ये मुझे बताइए सबसे पहले। एवरेज प्रॉफिट सर यहाँ पे इस बार प्रॉफिट इन लोगों ने दिया नहीं, आपने जो एआरआर का क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे तो प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन था, तो हम तो एवरेज निकाल के कर लेते थे। यहाँ पे नहीं गिवन है, ऐसा क्यों? यहाँ पे भी गिवन है, आप अच्छे से देखिए। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, कहता है 10,000 का खर्चा किया, 10,000 मिल रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ सर? प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे ज़ीरो प्रॉफिट है। 10,000 का खर्चा, 10,000 की इनकम, काम खत्म। तो बस यही प्रॉफिट है बेसिकली। यहाँ पे एक बार के लिए देखिए, बी में कहता है 10,000 का खर्चा किया, 7,500 मिला। एक बार के लिए कैलकुलेशन करिए, एग्जैक्टली मिला कितना? 7,500 प्लस 7,500 मिला 15,000, और खर्चा कितना था? 10,000। प्रॉफिट मिल गया 5,000, प्रॉफिट मिल गया 5,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि सर 10,000 का खर्चा करिए, 2,000, 4,000 और 12,000 कमाइए। तो कहता है 2,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000। कहता है कि 10,000 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट आ गया। तो ये प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। इसके बाद डी में कहता है 10,000 का खर्चा करिए, 10,000, 3,000, 3,000 कमाइए, तो 16,000 हो गया, तो 6,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, बस इसका एवरेज लेना है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज प्रॉफिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ज़ीरो प्रॉफिट है, तो ज़ीरो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास में ज़ीरो ही आएगा, और ज़ीरो डिवाइड बाई कोई भी अमाउंट करो आंसर तो ज़ीरो ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए में कोई एआरआर नहीं आएगा, ज़ीरो है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट था? 5,000। कैलकुलेशन इन लोगों ने दिखा रखी है और मैंने आपको समझा भी दिया। 5,000 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, एवरेज निकालना है ना, तो डिवाइड बाई 2 करना है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें तो एफएम समरी में लिखवा दिया नोट्स में, तो ये चीज़ वही है। कहता है कि सर एवरेज प्रॉफिट मिल गया। इसके बाद कहता है यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट था और यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट था। बस डिवाइड बाय आपको क्या करना है सर? 3,
और यहाँ पे आपके पास में डिवाइड बाई 3। सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिखवाया है ना मैंने FM समरी नोट्स में, लिखवाया कि नहीं लिखवाया आपके पास में FM समरी में? अच्छा, ये FM समरी में लिखवाया नहीं, मैंने आपके पास में एक्सप्लेन कर दिया था, शायद मैंने वो चीज़ नहीं लिखवाई हो क्योंकि ये छोटी मोटी मैथड्स है। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया था वो मुझे पक्का याद है, मैंने आपको समझाया था वो पक्का याद है। कहता है कि सर प्रॉफिट में ईयर देखने कितने साल तक प्रॉफिट कमाए। सर यहाँ पे प्रोजेक्ट ए में 1 साल का प्रॉफिट लिया तो डिवाइड बाई आपके पास में क्या करेंगे सर, आपके पास में डिवाइड बाई 2 करेंगे। सर यहाँ पे 2 करेंगे, आंसर इज यस। ये चीज़ मैं एकदम से क्लियर करना चाहता हूँ, एक बार के लिए FM समरी में लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। FM समरी में एक बार के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं। कहता है कि सर एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे कहीं, आप जगह बना लीजिए कहीं पे भी, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जहाँ लिखा है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे निकल के आता है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे लिख लेंगे। कहते हैं एवरेज प्रॉफिट का वैसे मतलब आपके पास में नंबर ऑफ ईयर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर आपके पास में एवरेज प्रॉफिट। कहता है कि सर आपको क्या लेना है, टोटल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट लेना है सबसे पहले, प्रॉफिट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स के आपके पास में ये इनकम हो रही है, तो नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि सर मिनिमम तो 2 रहेगा ही रहेगा, मिनिमम आपके पास में 2 ईयर्स तो आपके पास में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, एक बार के लिए एक्सप्लेन करिए, अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। कहते हैं कि सर आपके पास में इसका मतलब क्या हुआ, एक बार के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, आपको क्या मिलेगा सर, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन सर एवरेज इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना, एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया कि ऑलवेज डिवाइड बाय 2 ही रहेगा, उसमें नंबर ऑफ ईयर से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट में डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर देखे जाते हैं, ठीक है। एक बार के लिए यहाँ पे आइए। कहते हैं कि सर आपके पास में मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने कहा कि सर टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय आपको क्या करना है सर, नंबर ऑफ ईयर। मुझे प्रोजेक्ट ए में बताइए डिवाइड बाय कितने करने चाहिए सर, 1 करना चाहिए। लेकिन मैंने साथ ही साथ क्या लिखा है सर, मिनिमम तो 2 लेना ही पड़ेगा क्योंकि एवरेज है, तो मिनिमम 2 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो कहते हैं कि सर फर्स्ट ईयर में वैसे तो 1 लेना था, लेकिन मैंने क्या लिखा है सर, एवरेज है, एवरेज में थोड़ी ना डिवाइड बाई 1 होता है, डिवाइड बाई मिनिमम 2 लेना पड़ेगा, तो मिनिमम 2। वैसे तो 0 ही आना था क्योंकि 10,000 माइनस 10,000 वैसे तो 0 है आपके पास में। प्रोजेक्ट बी की बात करें, कहते हैं कितने साल में अर्निंग कमाई है सर, 2 साल है आपके पास में, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मिनिमम 2 है और 2 साल है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 डिवाइड बाई। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद प्रोजेक्ट सी, तो कहते हैं कितने साल में अर्निंग कमाई, कहता है 3 साल। क्या 2 से ज़्यादा है, आंसर इज यस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 3 लिख दो, 3 साल आपके पास में, ये चीज़ क्लियर। इसके बाद कहता है कि सर डी में कितने साल में अर्निंग कमाई, ये भी 3 साल, तो कहते हैं 3 साल आपके पास में, लीजिए 3 साल, तो ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। लो जी, तो तीनों आपके पास में चारों प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन क्लियर है, ठीक है, प्रॉफिट का। अब इन्वेस्टमेंट की बारी, तो इन्वेस्टमेंट में तो सब में ही 10-10 हज़ार है, ठीक है, 10-10 हज़ार है और लास्ट में कुछ मिलना है ऐसा कुछ यहाँ पे कहा नहीं है। प्रोजेक्ट ए में तो कहता है 10,000 का खर्चा करिए, लास्ट में कुछ स्क्रैप वैल्यू है या फिर नहीं, ऐसा कुछ बताए नहीं, तो 10,000 ही आपके पास में जो भी वैल्यू है बस, ठीक है, काम खत्म। तो 10,000 डिवाइड बाई 2, 10,000 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड बाई 2, 10,000 डिवाइड बाई 2, 10,000 डिवाइड बाई 2। कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो प्लस और माइनस करना ही क्या है। वैसे फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला मैंने लिखा है आपके पास में, फॉर्मूला वैसे बनता है आपके पास में इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट प्लस आपके पास में सैलवेज करना है डिवाइड बाई 2, लेकिन सैलवेज की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। इनिशियल तो है 10,000 10,000 10,000, लेकिन सैलवेज नहीं है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो वो नहीं है ऐसा मान के कैलकुलेशन पूरी कर देंगे। तो ये आर कंप्लीट है आपके पास में, ठीक है। अब आ जाते हैं जो मैं कैलकुलेशन बता रहा था, प्रेजेंटेशन, बेसिकली कैलकुलेशन नहीं, ठीक है, कि एग्ज़ाम में आपको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आप जैसे चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आसान तरीका कॉलम बनाना सिखा देता हूँ किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो ईयर लिख दीजिए, ठीक है,
ईयर्स लिख दीजिए। कहते हैं ईयर आपके पास में टोटल कितने हैं सर, प्रोजेक्ट ए के लिए 1 है, 2 है, 3 है, तो एक काम करिए ना, ईयर 0, 1, 2 और 3 लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे पीवी फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, पीवी फैक्टर। ठीक है, पीवी फैक्टर आपके पास में। अच्छा, पीवी फैक्टर में आपके पास में 2 रेट से एनपीवी और दोनों रेट से आपको एनपीवी वैसे भी निकालना पड़ेगा, 2 एनपीवी निकालने के लिए कहा है। तो यहाँ पे पीवी फैक्टर और लिख देंगे सर कि आपके पास में एट द रेट कितना 10% और 10% और आपके पास में 30% लीजिए। तो ये कॉलम आपके पास में सबसे पहले पीवी फैक्टर की बना ली हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉलम आपके पास में बन जाती है। लीजिए, ये प्रेजेंटेशन का सिर्फ तरीका बताना है, वैसे कैलकुलेशन तो आपको क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो पीवी फैक्टर सबसे पहले लिख देंगे। बस अब क्या करना है सर, वैसे एनपीवी निकलता कैसे, पीवी फैक्टर इनटू कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको क्वेश्चन में गिवन है ईयर 0 में, तो बस यहाँ पे अब लिखेंगे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट आपके पास में। ठीक है, प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे ए का कैश फ्लो लिख दो, बी का लिख दो, सी का लिख दो और डी का लिख दो कैश फ्लो। ठीक है, बस यही काम करना है। तो कहते हैं कि सर ए का कैश फ्लो कितना है, 10। वैसे तो सब में 10-10 हज़ार है, तो 10-10 हज़ार तो आउटफ्लो तो है ही सब में, तो 10-10 हज़ार लिख दो माइनस। ठीक है, सब में आपके पास में, तो 10-10 हज़ार माइनस कर दिया। लीजिए, ये 10-10 हज़ार सब में हमने लिख दिया आपके पास में माइनस। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। कॉलम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। कहते हैं प्रोजेक्ट्स में आपके पास में ए, ये बी का और सी, और ये आपके पास में डी। लीजिए, तो ये प्रेजेंटेशन का पूरा तरीका हो गया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का हमने कैश फ्लो लिख दिया। इसके बाद अब क्या आ जाएगा सर, एनपीवी का काम हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो हेडिंग देंगे और नीचे जो आंसर आएगा वो एनपीवी आ जाएगा। तो कहता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपके पास में वो कैसे निकलता है, बेसिकली कैश फ्लो इंटू पीवी फैक्टर करना है। तो और क्या ही चीज़ है आपके पास में, तो बस वही कॉलम वापस से बना लेनी है। कहता है कि सर ए के लिए जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, उसके बाद बी के लिए, सी और डी आपके पास में। ठीक है, तो वही कॉलम आपको वापस से रिपीट कर देनी है। ठीक है, लीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो कोई दिक्कत वाले बातें यहाँ पे नहीं लग रही है। ठीक है जी, लीजिए, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। तो ये आपके पास में पूरे का पूरा प्रेजेंटेशन का तरीका है। पीवी फैक्टर सबसे पहले लिख लो तीनों साल के 10% के हिसाब से पीवी फैक्टर। ईयर 0 में तो ऑलवेज़ 1 है दोनों में। ठीक है, तो ईयर 0 में ऑलवेज़ 1 है। पीवी फैक्टर लिखवाइए, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास में 0.9090 इज इक्वल टू, और एक बार प्रेस करेंगे 0.8264, और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 0.7513। ठीक है, पीवी फैक्टर अब निकालना आना चाहिए, 25 बार पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1.3 करेंगे यहाँ पे, 1 डिवाइड बाई 1.3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पीवी फैक्टर निकल के आ जाएंगे 0.7692 इज इक्वल टू, प्रेस करेंगे 0.5917, और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.4551। लीजिए, इसके बाद ये इनफ्लो तो कॉपी पेस्ट करना रह गया, चलिए जल्दी से लिखिए। कहता है प्रोजेक्ट ए में तो 10,000 है इनकम, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर यहाँ पे बात करें तो कहता है यहाँ पे 7,500 2 साल इनकम होने वाली है। ठीक है, 7,500 ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2,000 4,000 और 12,000।
इसके बाद यहाँ पे 10,000 3,000 3,000 लीजिए, बस इसका कैलकुलेशन करिए और आंसर निकालिए। वैसे मैंने प्रेजेंटेशन बताने के लिए कहा था, लेकिन पूरा एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ ये चीज़ आपके पास में, ताकि रिवीजन हो जाए और मेरी तरफ से भी ये काम ख़त्म ही हो जाए एकदम से। बताइए प्रोजेक्ट ए के लिए वैसे कहता है कि 10,000 इंटू 10% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो कहते हैं कि ये एक बार के लिए 10% के हिसाब से है, फिर 30% के हिसाब से भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि सर क्या ये एक पेज में आ जाएगा? एक काम करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, एक पेज में तो पूरा आएगा नहीं, तो ये आपने सबसे पहले एक पेज में इतना लिखा ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये आपने क्या किया, नीचे के पेज में ले लिया इस तरीके से। ठीक है, एक बीच में थोड़ी 1-2 लाइन छोड़ दी और बस ये डिस्काउंटेड वाला जो पार्ट है वो आप नीचे कैलकुलेट करने लगे। एक पेज में नहीं आ रहा है तो नीचे कैलकुलेट कर लीजिए। पहले पेज में आपने जो है यहाँ पे पी फैक्टर और प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन लिख दिया, यहाँ पे डिस्काउंटेड का इन्फॉर्मेशन लिखने लगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ। हाँ, तो बस लिखने लगे 10% से मुझे पे फैक्टर लिखवाना स्टार्ट कर दिए, मतलब कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो कहता है 0.9090। सबसे पहले तो यहाँ पे तो वही रहेगा। ठीक है, हर एक के लिए 10,000 10,000, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये तो कॉपी पेस्ट ही करना है। ईयर 0 के लिए तो ऑलवेज 1 होता है पे फैक्टर। 10% के हिसाब से सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद 20% 30% के हिसाब से कर देंगे। तो बताइए 10% के हिसाब से मुझे ये पे फैक्टर सबसे पहले देखना है। ठीक है, ये पे फैक्टर मुझे ये सबसे पहले अभी ये देखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है उसके प्रोजेक्ट के कैश फ्लो से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की कैश फ्लो से कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है। क्या ये चीज़ क्लियर है? बताइए जल्दी से। ईयर 0 का तो मैंने काम ख़त्म कर दिया। बताइए अब यहाँ से 10,000 इंटू 10,000 इंटू 0.9090। तो कहता है यहाँ पे आपके पास में 9090 आंसर आ रहा है। इसके बाद आप लास्ट में आंसर निकाल देंगे इसका, वो निकलेगा क्या सर? एनपीवी। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद प्रोजेक्ट बी का बताइए। तो कहता है 7,500 है, 7,500 मल्टीप्लाई करके निकालिए। तो कहता है कि सर 7,500 इंटू 0.9090, तो ये आपके पास में आ जाएगा 6,000। यहाँ पे ईयर चाहे तो लिख लेना अलग से, तो वापस से याद हो जाए। ठीक है, कि ये इस ईयर का ही है आपके पास में, तो कोई दिक्कत ना हो लिखने में। तो कहता है यहाँ पे 7,500 इंटू कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है 6,817.5 है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि ये आपके पास में 7,500 ही है, तो 7,500 8264, तो ये आपके पास में 6,198। हाँ बिल्कुल सही है। बस एनपीवी साथ साथ निकालते ही चलिए, क्या ही दिक्कत है। प्रोजेक्ट ए का 10% के हिसाब से एनपीवी कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है। कितना आ रहा है? कहता है 910 माइनस में आ रहा है। ठीक है, इसका फिर बता दीजिए। 10,000 माइनस में है, प्लस करेंगे 6,817.5 और प्लस करेंगे 6,198, तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है 3,015.5। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर? बस इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। क्या सर इतना बड़ा क्वेश्चन पूरे का पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, एनपीवी का एक सेपरेट ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, बस ये आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डाला हुआ है, तो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं आपके पास में। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। प्रोजेक्ट सी के लिए बताइए। कहता है कि तीनों साल में इनकम है 2,000 इंटू 0.9090। ठीक है, तो यहाँ पे 1818। इसके बाद 4,000 इंटू आपके पास में 4,000 इंटू 0.8264, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 3,305.6। ठीक है, और इसके बाद 12,000 इंटू 0.7513, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर जाएगा ईयर 3 का 9,015.6।
और इसका टोटल अगर हम निकालें तो ये आपके पास में आंसर आएगा -10,000 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में 4,000 प्लस में आ रहा है एनपीवी 4,139.2। ये क्लियर है आपके पास में, ठीक है। इसके बाद डी का बात करें तो कहता है कि सर डी में क्या है, तो 10,000 इंटू आपके पास में करेंगे 0.9090, तो कहता है यहाँ पे तो 9,090। इसके बाद 3,000 इंटू कहते हैं, एक मिनट ज़रा, ओके कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, ओके कहता है कितना था 3,000 इंटू 0.8264, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 2,479.2। इसके बाद थर्ड ईयर का क्या कहता है, 3,000 ही है, 3,000 इंटू कहता है 0.7513, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 2,253.9। तो जल्दी से इसका आंसर निकाल लेंगे आपके पास में, तो कितना आ रहा है वो बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका प्लस में ही आंसर आ रहा है 3,823.1। क्या ये चीज़ क्लियर? ये 10% के हिसाब से निकाला। बस सेम आपके पास में डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितने परसेंट है, 30% के हिसाब से निकाल लेना है, ठीक है, और काम ख़त्म बस। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, ये चीज़ आप निकाल लेंगे ना डिस्काउंटेड, सेम वे आपके पास में डिस्काउंटेड कैश फ्लो आप कैसे निकाल लेंगे सर, 30% के हिसाब से, बिल्कुल सेम वे में। बस अब 30% वाला पे फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे और उसका भी आपके पास में क्या होगा सर, एनपीवी निकाल लेंगे आपके पास में, ठीक है। ए बी सी और डी, तो इस तरीके से कैलकुलेशन कंप्लीट कर देंगे आपके पास में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं सर, अपने को आता ही ऐसा करके छोड़ना नहीं है। यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। अभी तो मैं बोल रहा था कि 5-5 6-6 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे एक बार नहीं कर पा रहे। मैं तो हर एक स्टूडेंट को एडवाइस करूँगा, लिखते ही रहिए, बस लिखते ही रहिए, क्वेश्चन करते ही रहिए। ऐसे क्वेश्चन करिए कि मतलब मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन आपको दिखाए कि देख तो ज़रा दोस्त कि ये क्वेश्चन आपको आता है क्या, तो आप तो ये कहना चाहिए कि सर इसका आंसर 1500 है, देख ले जा, इसका आंसर 1500 है, देख ले। इस तरीके से आपके पास में प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सर आंसर भी दिमाग में बैठ गया, आंसर भी दिमाग में, इतनी बार प्रैक्टिस करिए। क्लियर? चलिए यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ आपके पास में हो जाती है, तो ये आपके पास में क्लियर है। अच्छा यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा, मतलब कि आप अगर कहे कि सर अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो 10% है तो आप यहाँ पे कंपैरिजन ये नहीं करेंगे कि सर प्रोजेक्ट बी जो है वो आपके पास में किसका सबसे ज़्यादा, कहता है सी बढ़िया है, चारों प्रोजेक्ट में से सी बढ़िया है, ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनपीवी की एक लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन है? कहता है कि सर जब कंपैरिजन करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बढ़िया है तो सबके जो लाइफ है प्रोजेक्ट की, सब प्रोजेक्ट की, वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर एक बार के लिए देखें तो प्रोजेक्ट ए की लाइफ 1 साल ही है, 1 साल में ख़त्म हो जाता है। बी की लाइफ 2 साल ही है, 2 साल में ख़त्म हो जाता है। सी की लाइफ आपके पास में और डी की लाइफ जो है 3 साल की। हाँ, आप एक बार के लिए सी और डी को कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा बढ़िया है, तो कंपेरिजन आप एनपीवी से कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहे कि सर बी और सी में से कौन सा बढ़िया है, तो ये कंपैरिजन आप जो है यहाँ पे ये दो प्रोजेक्ट की जो कंपैरिजन है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल लाइफ नहीं है। तो कहते हैं कि इसी को सॉल्व करने के लिए एक और यहाँ पे मेथड आई, इक्विवेलेंट ईयर मेथड आपके पास में, जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले MIRR पढ़ाऊँगा, उसके बाद अनइक्वल लाइफ का जो टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा कि ये जो परेशानी आ रही थी, बेसिकली ज़रूरी तो नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो सेम हो, सीधी सी बात है। तो ये जो आपके पास में फॉर एग्जांपल आपके पास में बी प्रोजेक्ट और सी प्रोजेक्ट, आप बिजनेस कर रहे हो और आपके पास में ये 2 प्रोजेक्ट है, बी और सी। बी का लाइफ 2 साल का है, सी का लाइफ 3 साल का है। एनपीवी निकाला तो पता चला कि सर एक का ज़्यादा है, एक का कम है। तो क्या यहाँ पे ये डिसीजन लेना सही होगा कि सी बढ़िया है? आंसर इज़ नो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बी 2 साल में आपको पैसा दे देने वाला है और सी जो है वो 3 साल में देने वाला है। तो दोनों का ओबियसली जो आपके पास में नेट प्रेजेंट वैल्यू है डिफरेंट आएगा, क्योंकि दोनों की लाइफ डिफरेंट है, एक 2 साल है, एक 3 साल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा जो है बहुत दिक्कत आ रही थी एनपीवी के अंदर। तो एनपीवी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दी गई कि ये जो अगर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आपके पास में ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ डिफरेंट है,
तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में मेथड डाल दी गई कि आप सबसे पहले ये कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने कर लिया। उसके बाद एक चीज़ आती है जो आपको अप्लाई कर देनी है और आप उससे डिसीज़न ले सकते हैं कि कौन सा बढ़िया है। तो जो पढ़ाऊँगा उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा MIRR मेथड, ठीक है। तो वो चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद अनइक्वल लाइफ, और उसके बाद तो बड़े वाले क्वेश्चन और आपके पास में चैप्टर ख़त्म। ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने इस लेक्चर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी आपके पास में क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करवाए। एक बार के लिए मैं सारे क्वेश्चन आपके पास में देख लूँ कि और भी क्वेश्चन जो है आपको देने लायक क्वेश्चन जो है वो है या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपके पास में जो है सबसे पहले मैं देख लूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक कंप्लीट करवाया था, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक कंप्लीट करवाया था। इसके बाद 9 से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग करा था, जो कि मैंने कहा कि सर 9 मैं खुद कराऊंगा, तो ठीक है, जो जो मैं मार्क करवा रहा हूँ उसके बाद के जो उसके दूसरे जो क्वेश्चन है वो आपको घर से कर लेने, ठीक है, खुद से आपके पास में होमवर्क में मैं मार्क करवाता चल रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 9 मैं कराऊंगा, ठीक है, ये मार्किंग जो है ये मैं कराऊंगा, और जहाँ पे मैंने होमवर्क लिखा है वो आपको करना है। इलस्ट्रेशन 9 मैं कराऊंगा। इलस्ट्रेशन 10 होमवर्क में दिया है, मार्क कर लीजिएगा होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 11 होमवर्क में। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 होमवर्क में आपके पास में। इसके बाद 13 मैं कराऊंगा, ये बेसिकली आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 13 में ना, हाँ ये मुझे ही करना है, क्योंकि ये डिविजिबल अनडिविजिबल का प्रोजेक्ट ये मैं कराऊंगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी मैं कराऊंगा। ये अनइक्वल लाइफ जो अभी अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये वो उस पर क्वेश्चन है। कहता है कि 2 प्रोजेक्ट होते हैं, दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ डिफरेंट होती है, और उसका NPV आप निकालते हैं, तो दोनों का NPV के बेस पे आप डिसीजन तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि कौन सा बढ़िया है, क्योंकि दोनों की लाइफ डिफरेंट है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, प्रोजेक्ट A की लाइफ 6 साल की है और प्रोजेक्ट B की लाइफ अगर देखें तो 3 साल की है। तो दिक्कत आ जाती है कि सर यहाँ पे चलो NPV इन लोगों ने खुद से निकाल के दे दिया, वरना आपसे निकलवाते बड़ा क्वेश्चन पूछना है 10-12 नंबर का, तो NPV खुद से निकलवाने के लिए कहते हैं, और बस छोटा सा क्वेश्चन पूछना है 5 नंबर तक का, ठीक है, 5, 6, 7 नंबर तक का, तो आपके पास में NPV खुद निकाल के दे देंगे। और फिर बस आपको एक छोटा सा स्टेप, छोटा सा, बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, छोटा सा स्टेप, NPV मिल गया ना, उसके बाद एक छोटा सा स्टेप अप्लाई करना होता है और आपके पास में आंसर आ जाता है, और बस उसके बेसिस पे फिर डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट बढ़िया है, ठीक है। अभी डायरेक्ट ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि सर NPV अगर मैं देखूँ A का बढ़िया है, बस A सिलेक्ट कर लो, नहीं, गलत है, क्योंकि दोनों का लाइफ डिफरेंट है। तो NPV के बेस पे, डायरेक्ट NPV के बेस पे आप कैलकुलेशन या फिर डिसीजन नहीं ले सकते। इसके लिए मेथड है, अभी मैं नेक्स्ट आपके पास में वही मेथड पढ़ाने वाला हूँ, MIRR और अनइक्वल लाइफ। लेकिन उससे पहले ये कन्फर्म कर दूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 15 होमवर्क में। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपके पास में क्या पूछा है, पे बैक नेट प्रेजेंट वैल्यू IRR, ओके। IRR में तो 2% गिवन होगा, तो एक बार के लिए इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो सॉल्यूशन में जो 2% से कैलकुलेशन किया उसी 2% से कैलकुलेशन करके सीख लीजिए कि हाँ जी IRR आपके पास में क्लियर है, ठीक है। तो ये भी आपके पास में होमवर्क में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद रैंकिंग देना है, रैंकिंग तो मैं सिखा चुका हूँ। रैंकिंग में क्या है सर, रैंकिंग में ऑलरेडी मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो FM में लिखवा है, समरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखवा है, ये वही रैंकिंग है। अगर FM में मैंने कहूँ कि सर ARR पढ़ाया, उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ये लिखवा है कुछ, कहता है ARR कब आपके पास में एक्सेप्टेबल होगा, कहता है डिज़ायरेबल रिटर्न से ज़्यादा होगा तो ARR आपके पास में एक्सेप्टेबल होगा। मतलब कि ये कह सकता हूँ जितना ARR ज़्यादा उतना बढ़िया। सर बिल्कुल, पे बैक में उल्टा था, पे बैक में जितना कम उतना बढ़िया, ठीक है। तो रैंकिंग उसी तरीके से दी जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास में। यहाँ पे एक बार के लिए देखिए, कहते हैं कि सर पे बैक में अगर मैं कहूँ रैंकिंग के हिसाब से, तो पे बैक में एक बार के लिए देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने पे बैक निकाला होगा, डायरेक्ट वहीं से बता देता हूँ, आप तो खुद से निकाल लेंगे। जितना कम वो रैंकिंग 1, कहता है कि C को रैंकिंग 1 देंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे कम है टाइम पीरियड। उसके बाद ये 2 और 3, एक बार के लिए यहाँ पे देखिए क्या इन लोगों ने वैसे ही करा है, ठीक है। कहता है कि सर रैंकिंग दे तो CBA, बस वैसे ही। NPV में कैसा होता है सर, NPV में सबसे ज़्यादा NPV देने वाला प्रोजेक्ट 1 कहा जाता है, ठीक है, रैंक 1, तो बस वैसा ही करना है।
फिर आईआरआर में सर, आईआरआर में भी मैंने कहा था कि सर वो इनकम का परसेंटेज होता है। यहाँ पे अच्छा समरी लिख रखी है, देखो ना, तो यहीं से कर लेते हैं सर। तो कहता है एनपीवी में वापस से एक बार कहता है सबसे ज़्यादा एनपीवी कहाँ दिख रहा है, ये वाला, तो ये रैंक 1 है। उसके बाद उससे कम सी है, तो ये आपके पास में रैंक 2 है, और उसके बाद ये 3। क्लियर है। आईआरआर मतलब कि मैंने लिखवाया था सर, आईआरआर का मतलब होता है एग्जैक्ट इनकम का परसेंटेज। आईआरआर वो परसेंटेज होता है जहाँ पे एनपीवी 0 हो जाता है, मतलब कि एग्जैक्ट इनकम का परसेंटेज। आईआरआर का परसेंटेज मतलब कि एग्जैक्ट इनकम का परसेंटेज। तो इनकम तो ज़्यादा होगी वही बेहतर होगा। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है सर, 16 पॉइंट यहाँ पे सी का, तो कहता है सी। उसके बाद कहता है बी आपके पास में, तो बी और ए। एआरआर में मैंने क्या कहा सर, एआरआर में भी सेम आपके पास में, एआरआर भी इनकम का परसेंटेज होता है, लेकिन एग्जैक्ट इनकम का परसेंटेज नहीं। आईआरआर एक ऐसा रेट है जो एग्जैक्ट इनकम का परसेंटेज है। एग्जैक्ट इनकम का परसेंटेज मेरा कहना ये है कि सर आईआरआर का वो परसेंटेज जिससे आप अगर कैश फ्लो को पी फैक्टर में मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालते और एनपीवी निकाले, तो एनपीवी ऑलवेज 0 आएगा। ये मैंने प्रूव कर दिया था आपको, जो सेपरेट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको, YTM IRR और NPV, वहाँ पे एग्जांपल लेके प्रूव कराया था, आपको याद होगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये समझना कि सर IRR से ऑलवेज NPV 0 आता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट परसेंटेज होता है। ARR का मतलब तो सर अपनी ARR की तो अपनी खुद की बस एक मेथड है। कहते हैं कि सर वो ARR के हिसाब से इनकम का परसेंटेज निकल के देता है, जितना ज़्यादा होगा वो आपके पास में प्रोजेक्ट बेहतर होगा। तो कहता है सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे B का है, तो B आपके पास में पहले, इसके बाद C आपके पास में, और इसके बाद में A। लो जी, काम खत्म हो गया। तो रैंकिंग इस तरीके से दी जाती है, तो खुद से आप वो कैलकुलेशन करेंगे होमवर्क में। इसके बाद 17 तो मैंने हाफ तो करवा ही दिया, आपने कर लिया होगा, ये होमवर्क में आपके पास में। इसके बाद आप आ जाइए 18 मैं कराऊंगा आपके पास। ठीक है, 18 मुझे ही करवाना है। ओके, उसके बाद 19 जो है, ये क्या किया भाई, 19 में ये जो क्वेश्चन है ये ज़बरदस्त ये चेंजेस कर दिए, ऐसा क्यों किया होगा। 19 का क्या है रूल, 19 ये वो क्वेश्चन है जिसका कंसेप्ट आपकी बुक में है ही नहीं। ये बेसिकली फाइनल का कंसेप्ट है जो यहाँ पे डाल दिया। पहले ऐसा हुआ था कि सर ओल्ड सिलेबस की बात करूँ तो लास्ट आपके पास में एडिशन, उससे पहले के एडिशन में ये क्वेश्चन डाला गया था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे भी यही इलस्ट्रेशन 19 के नाम पे या फिर उस ऐसा ही कुछ था, तो कहते हैं ऐड करा गया था। उसके बाद लास्ट एडिशन की बात करूँ, ठीक है, मैंने क्या कहा सर, ये अभी करंट एडिशन चल रहा है आपका। ठीक है, तो कहता है कि सर इससे पहले का एडिशन, मतलब कि ओल्ड सिलेबस का लास्ट एडिशन, उससे पहले ये क्वेश्चन को ऐड किया गया था। इसके बाद ओल्ड सिलेबस में, मतलब कि लास्ट, अभी जो लास्ट एडिशन कहते हैं हम, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन को हटा दिया गया और वापस से ये न्यू सिलेबस की न्यू बुक में वापस ऐड करा गया। अब ये ऐड क्यों करा गया ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसे हटा दिया गया था तो ये बेहतर था, क्योंकि ये इसका कोई आपके पास में एक भी कंसेप्ट आपके पास में यहाँ पे आपके मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दिया है तो मुझे करवाना ही होगा। ये बेसिकली फाइनल का कंसेप्ट है, तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और अगर क्वेश्चन पूछेगा, वैसे इसका कंसेप्ट नहीं है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन पूछना भी होगा इसे को तो सेम पूछना पड़ेगा, बस ये थोड़े बहुत परसेंटेज चेंज करेगा, सेम ही पूछना पड़ेगा। डिफरेंस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, पूछेंगे तो सेम ही पूछेंगे। ये पहला क्लियर है आपके पास में, वो जब कराऊंगा वापस से मैं रिपीट करूंगा वो चीज़, अभी दिमाग नहीं लगाना है उस पर। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपके पास में 1 मैं खुद कराऊंगा, इसके बाद 2 कराऊंगा, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे ही मुझे करवाने, 3 भी मैं कराऊंगा, 4 करवाना है, इसके बाद 5th भी करवाना है और 6th भी करवाना है। ठीक है, 7th भी, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे ही मुझे करवाना है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन, वो जो आपके पास में बड़े वाले क्वेश्चन होते जो मेनली एग्ज़ाम में यही पूछे जाते, वो है आपके पास में। 10 भी करवाना है, 11 भी करवाना है आपके पास में। 11 इलस्ट्रेशन नंबर 18 जैसा है, तो जब कराऊंगा तब होमवर्क में प्रोवाइड करूंगा एक्सप्लेन करके। इसके बाद 12 भी कराना है आपके पास, 13 भी, और उसके बाद तो आई थिंक ख़त्म हो गया। 14 भी है, चलो नया एडेड लगता है 14, पहले नहीं हुआ करता था, अब डाल दिया। ठीक है, इसमें तो सारे ही करवाने, तो अभी तक जितने भी प्रोवाइड करें वो सारे कंप्लीट कर देंगे आप होमवर्क।
और नेक्स्ट वीडियो में पहले ही बोल देता हूँ रिवीजन करके आएंगे, क्योंकि ये बड़े वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक आध दो करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट पहले पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले कंसेप्ट आपके चलेंगे जो MIRR है और अनइक्वल लाइफ है, डिविजिबल नॉट डिविजिबल, ये 3-4 कंसेप्ट छोटे मोटे पढ़ाने के बाद हम बड़े क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में नेक्स्ट लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वापस से 1-2 और लेक्चर लगेंगे और आपके पास में पूरे का पूरा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू और आपके पास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर की काम ख़त्म, ठीक है। बड़े वाले क्वेश्चन जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नेट प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं, तो वो आपके पास में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और मैंने सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये करी है कि नेक्स्ट वीडियो में जब आप आएंगे तो हो सकता है कि मैं आपको एक काम करूँगा कि ये 3 कंसेप्ट पढ़ाने के बाद सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगा, जिससे अगर ये पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ लिए उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही लिखवा दूंगा आपके पास में, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस लेक्चर को छोटा सा लेक्चर रखा मैंने, जहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशन करी और ज़्यादा कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं करा, ठीक है। और ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी, क्लियर है। चलिए, तो अब नेक्स्ट लेक्चर से आपके पास में मिलते हैं, ठीक है।